सक्सेस सबसे अच्छा रिवेंज है उन सभी लोगों के लिए जो आपको असफल देखना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने बिहार एस्टेट का पेपर लेके आया हूं। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसको पास करने के बाद ही बिहार के अंदर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का कोई टीचर बन सकता है। अगर इसको कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता तो नहीं बन सकता है वो टीचर। तो इस पेपर को आज हम देखेंगे, बहुत अच्छा पेपर है। सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर, कौन क्या है कैसे है इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सिंपल क्वेश्चन कई बार हम जल्दबाजी हड़बड़ी के चक्कर में गलत कर देते हैं। ये किसी भी एग्जाम के लिए कट ऑफ बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसको आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके अंदर पहला ही क्वेश्चन था, राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान के जनक के तौर पर अरस्तु को जाना जाता है। अरस्तु वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राजनीति को एक क्रमबद्ध सिस्टमैटिक तरीके से इसके अध्ययन करने पर जोर दिया था। इससे पहले ये जो विषय था वो कल्पनाओं पर आधारित था और व्यवस्थित नहीं था और एक वैज्ञानिक पद्धति का अभाव था। वैज्ञानिक पद्धति के तौर पर इसको देने का श्रेय, वैज्ञानिक तौर पर इसका अध्ययन करने का श्रेय जाता है अरस्तु को। तो इन्होंने सबसे पहले इसको वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करने का कार्य किया था। तो अरस्तु इसका सही आंसर है, इसीलिए इन्होंने राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में इसे कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन था, राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस किसने कहा। तो मास्टर साइंस राजनीतिक विज्ञान को अरस्तु ने ही कहा था मास्टर साइंस, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो राजनीति है उसी से जो डिसीजन होते हैं, जो वातावरण होता है उसका, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो नीतियाँ होती है, जो समाज के लिए जो नीतियाँ होती है उसको प्रभावित करता है पॉलिटिक्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मास्टर साइंस उन्होंने कहा था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन अरस्तु सही था। किसने कहा राजनीतिक राज्य से शुरू होकर राज्य पर समाप्त होता है। ये देख सकते हैं आप, कोटेशन बहुत रिपीटेड कोटेशन है, कई एग्जाम में पूछी गई है ये। तो गार्नर ने बात कही थी कि राज्य का आरंभ और अंत राज्य से होता है। तो इसका जो सही आंसर था गार्नर, इसका सही था। फोर्थ क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से अनुभवजन्य दृष्टिकोण नहीं है। तो इंपेरिकल स्टडी कौन सी नहीं है। तो सिस्टम अप्रोच जुड़ी हुई है इंपेरिकल के साथ, संरचनात्मक कार्यात्मक भी जुड़ी हुई है, लेकिन संस्थात्मक अप्रोच ये इंपेरिकल स्टडी के साथ नहीं जुड़ी है। तो जो नहीं थी तो इसका थर्ड ऑप्शन ही सही था। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान डैश के अतीत वर्तमान और भविष्य का पहलू का अध्ययन है। तो जो पारंपरिक दृष्टिकोण है, यानी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो पॉलिटिकल साइंस को राज्य के अतीत वर्तमान और भविष्य के अध्ययन के तौर पे कहता है। तो जो इसका सही आंसर है थर्ड, राज्य सही है इसका। छठा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान के मानक दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। तो जो नॉर्मेटिव अप्रोच है उसकी क्या विशेषता नहीं है, क्या विशेषता नहीं पूछी गई है इसके अंदर। तो जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो तथ्यों पर जोर नहीं देता है, तो यही इसकी विशेषता नहीं है। बाकी ये मूल्य आधारित होता है, सैद्धांतिक तौर पर आधारित होता है और तथ्यों पर ये जो इसकी वर्णन पर आधारित होता है। और मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, थर्ड इसका ऑप्शन तो सही है। ये जो तथ्य पर आधारित जो दृष्टिकोण होता है वो कौन सा दृष्टिकोण है। जैसे नॉर्मेटिव तो इन सब पर देता है, लेकिन जो तथ्यों पर जोर देता है वो कौन सा अप्रोच है। तो आप कॉमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर। पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देने वाले आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में सबसे पहले कौन थे। तो जो कि सबसे पहले जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच को चैलेंज किया है वो लासवेल थे। लासवेल ने इसको चैलेंज किया था। तो इसका बी ऑप्शन सही था। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा सामाजिक समझौते में विश्वास करते हैं। तो सामाजिक समझौते में लॉक, हॉब्स, रूसो तो आते ही हैं, देख लेते हैं एक बार। तो इसमें लॉक, हॉब्स, रूसो हैं, उसके बाद कोटलिया भी हैं और अल्थ्यूजियस भी है। तो ये फोर्थ इसका सही था कि सभी, ऑल ऑफ दी अबव इसका सही था। राज्यविहीन समाज की कौन बात करता है। तो राज्यविहीन समाज की जो बात करते हैं वो करते हैं साम्यवाद, यानी कम्युनिस्ट विचारधारा कि राज्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये राज्यविहीन समाज की बात करते हैं, इसके अंदर कोई राज्य नहीं होगा और जो बुर्जुआ वर्ग होगा और वो जो पैटी बुर्जुआ होंगे और जो शोषित होंगे वो अपने आप एक समाज में एक सामान्य तौर पर जी सकेंगे। समानता की बात जो करता है, राज्य में कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, साम्यवाद इस विचारधारा के तौर पर लेकर चलता है। तो राज्यविहीन समाज की जो संबंधित है वो कम्युनलिज्म इससे संबंधित है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किसने दी है। तो डाइसी के साथ जुड़ी हुई है, एबी डाइसी रूल ऑफ लॉ के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। कौन से देश में लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। कौन सा देश है जिसको लोकतंत्र की जननी के तौर पर जानता है। तो भारत को लोकतंत्र की जननी के तौर पर जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। कई लोगों ने इसका आंसर ग्रीस लगाया था, तो ग्रीस नहीं था इसका आंसर। जो इसका आंसर था, भारत को लोकतंत्र की जननी के तौर पर जाना जाता है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर भारत को जाना जाता है। डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से लिया गया है। देख सकते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से लिया गया है। तो डेमोस और क्रेटोस, यानी फर्स्ट था इसका ऑप्शन, डेमोस और क्रेटोस से डेमोक्रेसी शब्द बना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था।
सार्वजनिक शिक्षा एक सार्वजनिक मुद्दों पर स्वतंत्र चर्चा है। सार्वजनिक शिक्षा एक सार्वजनिक मुद्दों पर स्वतंत्र चर्चा है। तो ये लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है जो सार्वजनिक शिक्षा है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। भारत में आम चुनाव कब हुए थे? तो ये भी बहुत इन्होंने इसका जो आंसर दिया है 1951 दिया है, लेकिन जो मैंने गूगल पे इसका सर्च किया तो मुझे 1951 और 52 के तहत इसका दिया गया है आंसर में गूगल के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर कन्फ्यूज़ हूँ। तो इन्होंने 1951 दिया है, 1952 में शायद इसका रिजल्ट आया था। तो एग्जैक्ट अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर जो इन्होंने दिया है 1951 दिया है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये आयरलैंड से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की क्या विशेषता नहीं है? तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अध्यात्मक प्रणाली भारतीय संविधान में नहीं है। बाकी लिखित एवं निर्मित संविधान है भारत का, संघात्मक व्यवस्था भारत के अंदर, संसदीय व्यवस्था है, तो ये विशेषता, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसके अंदर नहीं है। सॉरी। संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो मौलिक अधिकार जो बात की गई है 12 से लेके आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार की बात की गई है, और ये पार्ट 3 के अंदर इसकी बात की गई है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था, पार्ट 3 के अंदर इसकी बात की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं? तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं, हैबियस माफ कीजिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 के अंदर बात की गई है, जिसके अंदर बहुत सारी रिटें हैं, हैबियस कॉर्पस, ये सब जितनी रिटें हैं, तो जो की बात की गई है आर्टिकल 32 के अंदर इसकी बात की गई है। अगला क्वेश्चन था किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, देख सकते हैं आप। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये दिए गए हैं 11 मौलिक कर्तव्य, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के ऊपर आधारित थी ये, तो ये भी आप याद रखें। और ये किस देश से प्रभावित है? तो ये यूएसएसआर से प्रभावित था, यानी रशिया से प्रभावित था। भारत में सर्वोच्च विधायी निर्माण संस्था का नाम क्या है? तो संसद जो है वो भारत के अंदर सर्वोच्च विधायी निर्माण संस्था है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है, ये भी आप याद रखें। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था। भारत के राष्ट्रपति कौन है 2023 के अंदर? तो द्रौपदी मुर्मू। सबसे अधिक लोकसभा सीट किस राज्य में है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इन्होंने इसके अंदर यूपी नहीं दिया था। तो जो इसका सही आंसर था इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा है, इसके अंदर 42 सीटें हैं। तो इसका जो सही आंसर था फर्स्ट ऑप्शन सही था। भारतीय राजनीतिक दलों की कौन सी संस्था भारतीय राजनीतिक दलों को कौन सी संस्था मान्यता प्राप्त करता है? तो मान्यता प्राप्त करने का जो श्रेय जाता है चुनाव आयोग को, और जो चुनाव आयोग के ऊपर बात की गई है आर्टिकल 324 के अंदर, तो ये भी जान के रखें आप। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करवाते हैं तो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको कौन ओथ करवाता है? तो ये राज्यपाल जो संबंधित राज्य के होते हैं वो करवाते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो राज्य वित्त आयोग कौन से आर्टिकल के तहत बात की गई है राज्य वित्त आयोग की? आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। वित्त आयोग की बात की गई है 280 के अंदर, और राज्य वित्त आयोग की बात किसके अंदर की गई है? आप कॉमेंट करके जरूर बताएं। मतदाता सूची को जाना जाता है, मतदाता सूची को किस तौर पर जाना जाता है? तो ये मतदाता पहचान पत्र के तौर पर जाना जाता है मतदाता सूची को। तो निर्वाचन सूची को जाना जाता है, माफ़ कीजिएगा, मतदाता सूची को किस लिए जाना जाता है? तो ये निर्वाचन सूची के तौर पर इसको जाना जाता है। तो देख सकते हैं बेसिक क्वेश्चन में अभी कहीं ना कहीं गलती कर गया, तो ये चीज़ें होती है बेसिक क्वेश्चन के अंदर। संस्कृतिकरण के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने बढ़ावा दिया? तो एम.एन. श्रीनिवास ने सबसे पहले संस्कृताइजेशन की अवधारणा दी थी। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि निचली कास्ट के जो लोग होते हैं अगर वो फाइनेंशियली अगर वो मजबूत हो जाते हैं तो वो अपने आप को एक समाज के अंदर स्टेटस के तौर पर दिखाते हैं, उन्हीं की तरह जो ब्राह्मण कास्ट होते हैं या उच्च क्लास होती है उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने ये बात कही थी संस्कृताइजेशन की अवधारणा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन संप्रदायवाद का प्रकार है? संप्रदायवाद का जो प्रकार है सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, हत्या करना कम्युनलिज्म का एक प्रकार है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, धर्म की समानता की बात करता है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा इसकी बात करता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। राज्य भाषा आयोग कब स्थापित किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो राज्य भाषा जो आयोग स्थापित किया गया था 1955 के अंदर किया गया था। ये क्वेश्चन अच्छा था मेरे को लगा, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि राज्य भाषा आयोग या फिर स्टेट कमीशन जिन्होंने जिसके फजल अली जिसके अध्यक्ष थे, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये सब जितने आयोग हैं ये कब स्टेबलाइज हुए और उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी?
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें से कौन पर्यावरण आंदोलन का पहला मान्य आंदोलन है? तो इसमें से जो सबसे पहला मान्य आंदोलन था वो चिपको आंदोलन था, जो कि उत्तराखंड के अंदर हुआ था, जिसमें महिलाओं ने पेड़ों को पकड़ के रक्षा करी थी और इसको इसी के तौर पर इसको चिपको आंदोलन की संज्ञा दी गई थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। औरतों के लिए समानता का अवसर प्रदान करने वाले आंदोलन का क्या नाम है? तो औरतों के लिए समानता की जो बात करी गई थी, किस आंदोलन के तहत की गई थी? तो ये नारीवादी आंदोलन, फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर इसके अंदर बात की गई है। किसने राजनीतिक व्यवस्था को फ्लो मॉडल प्रस्तुत किया? राजनीतिक व्यवस्था के फ्लो मॉडल को किसने प्रस्तुत किया है? तो ये डेविड ईस्टन ने फ्लो मॉडल को प्रस्तुत किया है। इसका जो इसका सही आंसर है, डेविड ईस्टन फ्लो मॉडल से संबंधित राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य, देख सकते हैं कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कई बहुत एग्जाम में आया है। फाइनल ने एनिमल्स एम्पायर की बात करी है, यानी अज्ञात साम्राज्य की बात करी है दबाव समूह को। तो इसका जो सही आंसर था, थर्ड ऑप्शन इसका सही था। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले जो समाजवाद का प्रयोग किया गया है वो पियरे लेनोक्स ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त औद्योगिक विकास है, ये मत किसका है? तो राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त औद्योगिक विकास है, ये बात किसने करी है? तो इसका डब्ल्यू रोस्टोव, ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट के अंदर आ रखा है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो डब्ल्यू रोस्टोव ने बात करी थी। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के जो लेखक है वो लुसेन पाई है। लुसेन पाई ने लिखी थी पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। समाजवाद एक ऐसी टोपी की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया है। ये कथन किसका है? तो ये CEM जोड़ के साथ जुड़ा हुआ है। CEM जोड़ ने ये बात कही थी कि समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसकी आकृति अब बिगड़ गई है क्योंकि इसने सबने इसको धारण कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किसने करी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। भारतीय किसान यूनियन की जो स्थापना करी है ये चौधरी चरण सिंह जी ने करी है। तो इसके अंदर काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, तो जो इसका सही आंसर था चौधरी चरण सिंह जी इसका सही था। फ्रांस का संविधान कब अस्तित्व में आया? तो ऐसे क्वेश्चन को तो हम हंस के आगे बढ़ सकते हैं बस, क्योंकि ये रोट लर्निंग एकदम रट्टा मारने की तरह के क्वेश्चन है ये। तो 4 अक्टूबर 1958 को फ्रांस का संविधान अस्तित्व में आया था। चीन कौन सा राजनीतिक दल चीनी राजनीतिक व्यवस्था पर हावी है? चीन में कौन सा राजनीतिक दल चीनी राजनीतिक व्यवस्था पर हावी है? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ये वहाँ पर हावी है। चीन में राज्य परिषद के प्रधानमंत्री का कार्यालय, तो ये जो उनका कार्यालय होता है 5 वर्ष का होता है। तो जो राज्य परिषद होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। स्विस संविधान के अनुसार बहुवचन कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो जो वहाँ का जो चुनाव करते हैं संघीय सभा जो होती है, फेडरल असेंबली वहाँ की जो होती है वो इसका चुनाव करती है। किस विद्वान व्यक्ति ने ब्रिटेन में कानून के शासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया? तो ये जो बात करा है ये डाइसी ने वहाँ के जो ब्रिटेन के कानून के बारे में बात करी है, और डाइसी रूल ऑफ लॉ की अवधारणा के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। स्विट्जरलैंड में नागरिकता की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? तो वहाँ पे जो इन्होंने आंसर दिया है ट्रिपल सिटीजनशिप, ये भी मेरे को पहली बार अच्छा लगा क्वेश्चन, मैंने भी देखा नहीं था इसको। तो ट्रिपल सिटीजनशिप बताइए इन्होंने, पता नहीं इसका क्या है, मैंने इसको सर्च नहीं किया ज़्यादा, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। पोस्ट कोर के साथ जुड़े हैं तो लूथर गुलिक पोस्ट कोर के साथ अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो इसको जरूर देख के जाएँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, तो ये बजटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये सब इसकी फुल फॉर्म का एक बार देख के जाएं आप एग्जाम के अंदर। तो जो इसका सही था लूथर गुलिक इसके साथ जुड़े हुए हैं। विकास प्रशासन के 2 उद्देश्य हैं। तो विकास प्रशासन के क्या 2 उद्देश्य हैं? सामाजिक आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण। तो इसके 2 उद्देश्य हैं, सामाजिक और आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण इसका उद्देश्य है। नवीन लोक प्रशासन की और पुस्तक, ये टुवर्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसके साथ जुड़ी हुई है? फ्रैंक मैरिनी इसके साथ जुड़ी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसी पुस्तक के तहत NPM न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की अवधारणा आई थी। तो ये जो इनका सही आंसर है फ्रैंक मैरिनी इसका सही है। मानवीय संबंध सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो साइमन जुड़े हुए हैं मानवीय ह्यूमन रिलेशनल अप्रोच के साथ। तो एल्टन मायो, माफ़ कीजिएगा साइमन मेरे मुझसे निकल गया, वो बिहेवियरलिज्म के साथ जुड़े हुए थे, माफ़ कीजिएगा। तो एल्टन मायो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मानवीय संबंध सिद्धांत के साथ कौन जुड़े हुए हैं? तो एल्टन मायो जुड़े हुए हैं। गैंग प्लान का संदर्भ है। तो गैंग प्लान किससे संबंधित है? लेवल जंपिंग के साथ गैंग प्लान की अवधारणा जुड़ी हुई है। लोक प्रशासन के एकीकृत विचार से इनमें से किसका नाम संबंधित है? तो एकीकृत विचार यानी
इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कौन जुड़े हुए हैं? इसका जो जुड़े हुए हैं एल डी वाइट इसके साथ जुड़े हुए हैं। किसने प्रशासनिक व्यवहार नामक पुस्तक लिखी? तो प्रशासनिक बिहेवियर, हाँ जो मैं ऊपर आपको बताता था साइमन का, तो साइमन ने प्रशासनिक बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका आप देख सकते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था इसका। लोक प्रशासन में निर्णय लेने का दृष्टिकोण किस नाम से जुड़ा हुआ है? लोक प्रशासन में निर्णय लेने का दृष्टिकोण किस नाम से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग अप्रोच के साथ जुड़े हुए हैं हर्बर्ट साइमन। ह्यूमन रिलेशन के साथ जुड़े हुए हैं मायो, और साइंटिफिक रिलेशन के साथ जुड़े हुए हैं टेलर। मैक्स वेबर जुड़े हुए हैं ब्यूरोक्रेसी सिद्धांत के साथ, जिन्होंने रीगल, नेशनल और ट्रेडिशनल नौकरशाही की बात करी थी। तो देख सकते हैं आप ये सभी थिंकर। भर्ती नीति और चयन विधि पर DS कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। तो ये 1976 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य, लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला जो राज्य था वो महाराष्ट्र था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, कई एग्जाम में पूछा ही गया ये भी क्वेश्चन। भ्रष्टाचार निवारण हेतु संस्थानन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये की गई थी 1962 के अंदर। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहला अलग रेल बजट किस वर्ष पेश किया गया? ब्रिटिश काल में भारत में जो पहला रेल बजट पेश किया गया था ये 1924 के अंदर किया गया था। रोट लर्निंग क्वेश्चन है, इसको हम सिर्फ याद कर सकते हैं। और इसको कब समाप्त किया गया है आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं मेरे को कि इसको कब समाप्त किया गया है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क की तरह है कि भारत में जो रेल बजट था उसको कब समाप्त किया गया है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक यानी जो कैग है निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियां एवं व्यय का ऑडिट नहीं कर सकता है? तो वो किसका नहीं कर सकता है? वो नगर निगम उपक्रम यानी म्यूनसिपल अंडरटेकिंग का नहीं करता है, बाकी वो राज्य सरकार, सरकारी कंपनियां, केंद्र सरकार सबका कर सकता है। तो ये नगर निगम की उपक्रम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार का ऑडिट है, राज्य सरकार किसका ऑडिट करती है? तो संघ सूची का विषय राज्य सरकार का ऑडिट है, ए ऑडिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज। तो ये संघ सूची का विषय माफ़ कीजिएगा। तो संघ सूची के साथ जुड़ा हुआ है राज्य का ऑडिट। जो राज्य का जितना भी ऑडिट है, खर्चा है, व्यय है, क्या जितना भी होता है ये संघ यूनियन गवर्नमेंट इसका करती है। किस नियंत्रण तंत्र में प्रशासनिक कार्यों की जांच के लिए जनता और मीडिया सम्मिलित है? तो जो ये सम्मिलित है वो सार्वजनिक नियंत्रण, सार्वजनिक यानी पब्लिक कंट्रोल के साथ ये जुड़ी हुई है। प्रशासनिक कानून मुख्य रूप से इसके आचरण को नियंत्रित करता है। प्रशासनिक कानून जो होता है वो मुख्य रूप से सरकारी अधिकारी और एजेंसी से जुड़ा होता है। तो ये इसके साथ ही इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एजेंसी के साथ ये जुड़ा हुआ है। डेलीगेटेड रजिस्ट्रेशन यानी प्रत्यायोजित विधान से तात्पर्य निम्नलिखित है। तो प्रत्यायोजित जो विधान होता है, जो एग्जीक्यूटिव अपना कार्य ट्रांसफर कर देती हैं, तो उसके साथ जुड़ा होता है ये। तो ये देख सकते हैं प्रशासनिक एजेंसी अभिकरणों को विधायी शक्ति हस्तांतरित करना। तो जो इसका सही आंसर है ट्रांसफॉर्मिंग लेजिस्लेटिव पावर टू एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। प्रशासनिक कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इसका जो कार्य है प्रशासनिक एजेंसियों अभिकरणों की गतिविधियों को विनियमित करना इसका कार्य है। तो देख सकते हैं प्रशासनिक कानून जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो क्या कार्य करता है? जो प्रशासनिक एजेंसियाँ होती है तो उनकी जो जितनी भी गतिविधियाँ होती है उसको नियमित करने का कार्य प्रशासनिक कानून करता है। अल्ट्रा वायरस क्या है? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अल्ट्रा वायरस क्या है? तो कानून से परे जो बियॉन्ड द लॉ होता है उसी को अल्ट्रा वायरस कहते हैं। मुझे ये थोड़ा नया क्वेश्चन लगा, तो इसको आप देख सकते हैं। जो बियॉन्ड द लॉ है उसको हम अल्ट्रा वायरस कहते हैं। अगर इसके बारे में अगर किसी को ज़्यादा पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा रिट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 माफ़ कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रिट भारतीय संविधान के 32 के अंतर्गत नहीं उपलब्ध है? तो ये जो नहीं है ये रिट ऑफ इंजंक्शन यानी निषेधता का वाद ये नहीं है। बाकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश और उत्प्रेक्षण ये सभी है। तो ये आर्टिकल 32 के साथ जुड़े जो और जो स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट होता है वो जो रिट जारी करता है वो 226 के तहत जारी करता है। तो ये भी आप जान के रखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है? तो जो ट्रिब्यूनल होते हैं, विभिन्न ट्रिब्यूनल जो स्थापित करने का जो कार्य होता है वो आर्टिकल 323A से 323B के तहत है। जो ट्रिब्यूनल स्टेट के अंदर होते हैं जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, हरित न्यायालय हो गया, तो और जितने भी होते हैं ट्रिब्यूनल इसका कार्य आर्टिकल 323 से लेकर 323B तक संबंधित है। भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम, बेसिक क्वेश्चन था एकदम, मद्रास के अंदर प्रथम नगर निगम था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान है? तो जो इसका अनिवार्य प्रावधान थे बताने थे, तो जो इसका मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ इसका। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड जो अनिवार्य थे यानी कंपलसरी रखे गए थे। तो इसके अंदर मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, तो ये बात कही गई थी।
विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर नए चुनाव, ये इसके अंदर 2 चीज़ें इसके अंदर अनिवार्य बात करी गई थी। और 33% आरक्षण की भी बात की गई थी महिलाओं के लिए, वो भी एक अनिवार्य बातें की गई थी। पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये राजस्थान के अंदर नागौर जिले के अंदर सबसे पहले इसको लागू किया गया था, तो इसका राजस्थान सही था ऑप्शन। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्था को मिलने वाली अनुदान राशि किसे जारी की जानी है? तो ये ग्राम पंचायत जो होते हैं वो जारी करते हैं जो राशि होती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, तो ये मैंने क्वेश्चन ऊपर भी आया था, आपको बताना है कौन से आर्टिकल के तहत राज्य वित्त आयोग आता है। 73वें संशोधन अधिनियम किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो किस पर लागू नहीं होता है? तो ये तीनों राज्य जो हैं इसके अंदर बताया गया है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केरल तो इसके अंदर आता ही नहीं है। तो 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो ये नागालैंड, मिजोरम और मेघालय से लागू नहीं होता है। जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को कौन सुमेलित करता है? तो जो ये सुमेलित करने का कार्य करता है जिला योजना समिति, इसको सुमेलित करने का कार्य करती है। शुक्र नीति बल देती है, तो शुक्र नीति जो हमारे एक बहुत बड़े इंडियन पॉलिटिकल थिंकर थे, ये किससे जुड़े थे? नैतिकता के साथ, मोरलिटी के साथ जुड़े हुए थे। शुक्र नीति की जो अवधारणा थी, कौटिल्य की भी एक नीति है और शुक्र नीति भी एक नीति है। इसी प्रकार से अलग अलग भारतीय थिंकर ने जो अपनी बात कही है, तो शुक्र नीति का जो जुड़ा हुआ है वो नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन महाभारत से संबंधित है? तो शांति पर्व के अंदर जो उन्होंने अपने प्रवचन दिए हैं, इसके तहत राज्य को कैसे क्राफ्ट करना चाहिए अपने जनता के साथ, तो इसमें इसकी बात की गई है। सप्त क्रांति का विचार किसने दिया है? सप्त क्रांति का जो विचार दिया है वो राम मनोहर लोहिया ने दिया था, और संपूर्ण क्रांति की बात की है जयप्रकाश नारायण जी ने, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चौखंबा राज्य जुड़ा हुआ है राम मनोहर लोहिया, चौखंबा राज्य की बात की है राम मनोहर लोहिया जी ने। निम्नलिखित में से किसने दलविहीन राजनीति की अवधारणा की वकालत की है? तो ये जो दलविहीन लोकतंत्र की जो बात करी गई थी वो जयप्रकाश नारायण जी ने करी थी। प्रथम बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ये चंपारण के अंदर सबसे पहले उन्होंने किया गया था। आधुनिक राजनीतिक विचार के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है वो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचार के जनक के तौर पर जानता है, क्योंकि इन्होंने जो धर्म को नीतिशास्त्र से अलग करने का कार्य किया था, इसीलिए इनको ये कहा जाता है। द एथिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अरस्तू के साथ जुड़ी हुई है। किसकी मानता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत अधिनायकवादी है? तो ये किसने कहा था? ये कार्ल पॉपर ने कहा था। एन ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, उन्होंने एक लेख लिखा था एन ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, इसमें प्लेटो ने इसको अधिनायकवाद का जनक के तौर पे कहा था। किसने कहा व्यक्ति स्वतः अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर संप्रभु है? तो ये मिल ने बात करी है, मिल ने कही है कि जो व्यक्ति है वो अपने ऊपर और अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर संप्रभु है। निम्नलिखित में किसने अधिपत्य सिद्धांत दिया है? हेजेमनी की बात करी है वो ग्रामशी ने बात करी है, जो इनकी पुस्तक थी प्रिजन नोटबुक के अंदर ग्रामशी ने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया है। कार्ल मार्क्स की दंडात्मक पद्धति किससे ग्रहण करी है? तो ये इन्होंने हीगल से ली है, हीगल से उन्होंने दंडात्मक पद्धति की ली थी। इसमें थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस की जो अवधारणा थी दंडात्मकवाद, इससे जुड़ा हुआ था। किसने कहा राजद्रोह का कारण हमेशा असमानता में पाया जाता है? तो द कॉज ऑफ सेडिशन ऑलवेज टू बी फाइंड इन इनइक्वालिटी, तो ये बात करी थी अरस्तु ने। किसने युद्ध को एक अलग तरह की राजनीति कहा? किसने युद्ध एक अलग तरह की राजनीति है, ये बात करी है क्लॉजविज, काल्वान क्लॉजविज, इनकी पुस्तक है द आर्ट ऑफ वॉर, जिसके अंदर उन्होंने बात करी है जो युद्ध है एक अलग तरह की राजनीति है, तो इसका सी ऑप्शन सही था। परंपरागत उपागम किस पे बल देता है? तो ये बल देता है नीतिगत गुण यानी वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ये बल देता है, तो इसका जो सही आंसर था फर्स्ट ऑप्शन, नीति वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा बल देता है। डिटेंटे क्या है? डिटेंटे जो शीत युद्ध के टाइम जो एक स्थिरता आ गई थी तनाव के अंदर, यानी जो कमी आ गई थी, एक तनाव आ गई थी, तो उसी को कहा जाता है डिटेंटे, तो तनाव को आराम देना, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 91वां क्वेश्चन है सरकार की अनुपस्थिति समाज की वह स्थिति है जहां सर्वोच्च शक्ति का कोई कानून नहीं है, अराजकता की स्थिति राजनीतिक भ्रम कहा जाता है, तो ये किस अवधारणा के साथ जुड़ी हुई है? ये अराजकतावाद यानी एनार्किज्म के साथ ये जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस अनुशासन की शाखा थी? अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसकी शाखा है? तो राजनीतिक विज्ञान से जुड़ी हुई एक शाखा है।
CTBT प्रोटोकॉल को कितने भाग में बांटा गया? CTBT प्रोटोकॉल को जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया था और ये 1996 में आई थी, ये भी आप जान के रखें। गुटनिरपेक्ष की भारतीय विदेश नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये जो की गई थी इसमें से कोई भी नहीं थे, ये जो की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे की गई थी, तो इसका फर्स्ट इसमें कोई नहीं था, इनमें से कोई नहीं, तो जवाहरलाल नेहरू जी गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के साथ जुड़े हुए थे। न्यू की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग किस समूह के साथ जुड़ी हुई है? तो ये G77 के साथ जुड़ी है, जिसके अंदर विकासशील जितने भी देश हैं और अति पिछड़े देश वो न्यू की बात करते हैं, यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करते हैं, नई आर्थिक व्यवस्था की बात ये करते हैं। IMF का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वाशिंगटन DC में ये स्थित है। IMF ने कब कार्य करना प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ करना किया था इन्होंने 1947 के अंदर इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन EU का सदस्य नहीं है? तो EU का सदस्य नहीं है, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड इसका सदस्य नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। इनमें से कौन सा आर्थिक सुधार सरकार द्वारा अपनी उदारीकरण की नीति के तहत शुरू किया गया था? तो उदारीकरण की नीति के तहत कौन सा आर्थिक सुधार शुरू किया गया था सरकार की तरफ से? तो ये था औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने का कार्य आर्थिक सुधार के तौर पर सरकार द्वारा किया गया था। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी 10 दिसंबर 1948 को ये की गई थी। तो इसका जो सही आंसर था फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। तो ये 100 क्वेश्चन थे, नॉर्मल से क्वेश्चन थे एस्टेट से रिलेटेड, और आगे क्वेश्चन ये टीचिंग एप्टीट्यूड और GK इन सबसे रिलेटेड है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो हमारे जो मेन पॉलिटिकल साइंस के 100 क्वेश्चन थे मैंने आपके साथ डिस्कस करें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगर कुछ कमी रह गई तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आप सभी का आभार।